हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज का वीडियो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुरेखा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को पूरे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो जो है शुरू करते हैं। आपको अंत तक जो है वीडियो को देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, घ वर्ण का उच्चारण जो स्थान है कौन सा है? ऑप्शन देखिए, तालु, कंठ, दंत या फिर मूर्धा। तो चलिए बताइए घ वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। जितने भी क वर्ण आपका जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ से जो है होता है। देख सकते हैं जितना क वर्ण है, क वर्ण में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ण। ये सारे के सारे क वर्ण हैं और कंठ वर्ण जो इनको कहा जाता है। सभी वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अ और आ और ह का उच्चारण भी कंठ से ही लिया जाता है। तो इन सबको जो है याद रखना है और ऐसे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से आपको जो है समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पवन का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प धन वन, पव धन अन, उसके बाद है पो धन अन या फिर पव धन अन। तो चलिए बताइए पवन का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी पो धन अन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं पो धन अन। कैसे? तो यहाँ पर जो है अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि नियम के अनुसार यदि हम देखें तो जब जो है ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, यहाँ पर देखिए ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर जैसे आ आया हुआ है तो वो जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? औ में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से पो धन अन यदि हम करते हैं तो क्या बनता है? ये पवन। देख सकते हैं औ में ये जो है परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? ऑप्शंस है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अवयव या प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। और इसमें उपसर्ग भी आपको देखने को मिलता है। उपसर्ग से आप इजिली पहचान कर सकते हैं कौन सा समास है। जैसे उपसर्ग देखने को मिले अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जिस समास का पहला पद अवयव या प्रधान हो उसी ही क्या बोला जाता है? अव्ययी भाव समास जो है कहा जाता है। यथाशक्ति का हम विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? शक्ति के अनुसार। और इसमें ये जो यथा है आपका क्या है? एक अवयव है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पहचान करने आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है आपको पूछा जा रहा है? तद्भव पूछा जा रहा है, ना कि तत्सम। तत्सम क्या चीज होता है? तो तत्सम जो है संस्कृत से ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता है उसको तत्सम बोलते हैं। तद्भव क्या है? परिवर्तित रूप होता है, उसको जो है संस्कृत से जो है परिवर्तन करके उपयोग करते हैं। ये आपका है तद्भव। तो तद्भव पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, अग्नि, मयूर, सूरज और चंद्र। इसमें जो है आपका तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सूरज है आपका तद्भव हो जाएगा। देख सकते हैं सूरज। सूरज एक जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? इसका तत्सम रूप होता है सूर्य। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अग्नि, मयूर और ये जो चंद्र है सीधे किससे आए हुए हैं? संस्कृत से आए हुए हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको अलंकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो चलिए बताइए इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। क्यों अनुप्रास अलंकार होगा? चलिए आगे यहाँ पर समझते हैं। जहाँ पर जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसको क्या बोला जाता है? अनुप्रास अलंकार बोला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। क्वेश्चन यहाँ पर पंक्ति देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। त वर्ण की आवृत्ति इसमें जो है बार बार हो रही है। इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार ये जो है आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। स्थावर का विलोम शब्द ऑप्शंस देखिए, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो चलिए बताइए स्थावर का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम जो है इसका विलोम शब्द होता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
स्थावर का अर्थ क्या होता है? स्थावर का अर्थ होता है एक जगह पर स्थिर रहने वाला, और जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल फिर सके उसको बोलते हैं जंगम, और जो एक जगह स्थिर रहता है उसको बोला जाता है स्थावर। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, बहुत ज्यादा शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, या फिर बहुत ऊंचा समझना। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसमान पर चढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत्यधिक जो है प्रशंसा करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा तारीफ की जाए कि वो जो है वास्तविकता से दूर लगने लगे, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके उसका जब प्रशंसा किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देख सकते हैं ऑप्शन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर जो है समझते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक प्रकार की अवस्था है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वह अपने आप चला जाएगा, इस वाक्य में अपने आप जो है कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देख सकते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। अपने आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक ये जो है सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वक्ता जो है स्वयं के लिए अपने आप, खुद या स्वयं शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर आपका क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। विशेषण की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या फिर समुदायवाचक। चौगुना शब्द में विशेषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि आवृत्तिवाचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? जहां पर संख्या की आवृत्ति का बोध होता है, जैसे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, वहां पर आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है आपको हिंदी व्याकरण के समझा दिए। यह आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर और आगामी अनुरेखक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लिए बस इतना। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।